गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चली हैं और आज सुरेश अपनी पत्नी और बच्चे को घर वापस लाने के लिए अपनी ससुराल जा रहा है। वैसे तो वह कई बार वहां जा चुका है, पर न जाने क्यों आज वो रास्ता भटक गया है। कभी वह घने जंगलों में घुस जाता है और कभी ऐसे रास्तों पर पहुंच जाता है जो गहरी खाई में खत्म होती हैं। अजी, आपने तो कहा था कि दोपहर तक घर पहुंच जाएंगे, पर अब तो रात होने को है। कुछ दिक्कत हो गई हो तो बताएं, मैं पिताजी और भाई को आपको लिवाने भेज देती हूँ। सुधा, मुझे खुद नहीं पता मैं अभी कहाँ हूँ। चारों तरफ पहाड़ और जंगल ही हैं। शायद आज की रात मुझे गाड़ी में ही गुजारनी पड़ेगी। तुम लोग चिंता मत करो, अपना ख्याल रखो। मैं सुबह तक वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ। जरा गाड़ी से उतरकर देखता हूँ तो अगर आसपास कोई घर मिल जाए या कोई इंसान। हो सकता है किसी ने कैंपिंग की हुई हो आसपास। क्या मुसीबत है, दूर दूर तक बस पहाड़ और जंगल ही दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि आसपास ना कोई शहर दिखा, ना एक घर। सुरेश चलते चलते कब फिर जंगल में घुस जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। भूख, प्यास और थकान के कारण वह वहाँ एक पड़ी हुई चट्टान पे बैठ जाता है। तभी जंगल में दूर कहीं उसे कुछ रोशनी दिखाई देती है। अरे, लगता है वहाँ कुछ लोगों ने कैंपिंग की हुई है। शायद अब कुछ खाने पीने को मिल जाए। चलो, कुछ तो लोग दिखेंगे। जिस ओर से जंगल में रोशनी आ रही होती है, सुरेश उस दिशा चल देता है। अरे, आधी रात इतने भयानक जंगल में एक महिला क्या कर रही है? बहन, ओ बहन, क्या कोई और भी तुम्हारे साथ है? मुझे पास के गांव जाना था, पर न जाने क्यों मैं रास्ता भटक गया हूँ। सुबह से भूखा प्यासा यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने पीने को हो तो दे दो। मेरे पास कुछ पैसे हैं, बदले में वो ले लो। आ गए तुम। मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम वही हो ना, गांव के सरपंच के दामाद? अब पता चला तुम आज रास्ता क्यों भटक गए थे। तुम्हारा भक्षण करके आज मैं खुद को संतुष्ट करूंगी। हाँ, कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरा भक्षण क्यों करोगी? मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर है कि तू उस धूर्त सरपंच का रिश्तेदार है, जिसने अपने काम बनवाने के लिए मुझसे कई वादे किए और काम निकलने पर अपने सारे वादे भूल गया। अब मैं हर पूर्णिमा की रात उसके घर के एक सदस्य का भक्षण करूंगी और अपने आप को संतुष्ट करूंगी। देखो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं बेकसूर हूँ। मुझे बस एक मौका दे दो। घर जाकर मुझे इस बारे में पिताजी से बात करने दो। अगर कोई भी हल ना निकला तो तुम मेरा भक्षण करने के लिए स्वतंत्र हो। एक और वादा? क्या तुम्हारा पूरा खानदान मुझे बेवकूफ समझता है? अरे मैं चाहूँ तो तुझे यही मक्खी बना सकती हूँ। तुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं। अगर तुम इतनी ही शक्तिशाली हो तो मुझे मारने से पहले मेरे प्रस्ताव के बारे में तुम्हें जरूर सोचना चाहिए। तो जा, मैं तुझे एक दिन का समय देती हूँ। अगर तुझे कुछ ना हो पाया तो परसों सुबह तेरे लिए नहीं आएगा। जा, जल्दी चला जा, इससे पहले मेरा मन बदल जाए।
देखते सुरेश खुद को जंगल से अपने ससुराल के घर में खड़ा पाता है, जहां उसकी बीवी सुधा और ससुर उसके घर ना पहुंच पाने से बड़े चिंतित और परेशान होते हैं। सुरेश को एकदम से अपने सामने खड़ा देखकर सुधा चौंक जाती है। अजी, आप कब आए? ना आपके आने की कोई आहट हुई और आप घर में अंदर कैसे आए? ऐसा लगा जैसे आप जादुई तरीके से सामने प्रकट हो गए। सुधा की आवाज सुनकर सुरेश की सुध लौट आती है। पिताजी, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? ऐसी नकारात्मक शक्तियों से आपने क्यों मदद ली जो अब आपका पूरा परिवार बर्बाद कर देंगी? आपने ऐसे क्या वादे किए बदले में जो आप पूरे ना कर पाए? आपको पता नहीं, पर आज मैं मरते मरते बचा हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप जैसा समझदार इंसान ऐसी नासमझी कर सकता है। आपने पूरे परिवार की जान जोखिम में डाल दी है पिताजी। सुरेश की बात सुनकर सुधा के पिताजी घबरा जाते हैं। क्या हो गया सुरेश बेटा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? सुरेश अपनी आप बीती अपने ससुर को सुनाता है। पूरी कहानी सुनकर ससुर के होश उड़ जाते हैं। उनके चेहरे पे चिंता और घबराहट के बादल छा जाते हैं। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? सरपंच बनने के लालच ने मुझे इतना अंधा कर दिया, जिस वजह से मैंने अपने परिवार ही नहीं पर पूरे गांव की जान जोखिम में डाल दी है। शर्त के मुताबिक गांव में जिस भी जोड़े की पहली संतान होगी, वो भेंट स्वरूप हमें उन नकारात्मक शक्तियों को देनी होगी। इससे मैं सरपंच के ओहदे पर बना रहूंगा और गांव में धन धान्य और यश हमेशा बना रहेगा। पर अगर हम ये शर्त पूरी नहीं करते तो फिर ये नकारात्मक शक्तियां एक एक करके मेरे परिवार और गांव वालों को खा जाएंगी। सुरेश, सुधा और पिताजी पूरी रात नहीं सोते और तीनों इस समस्या से निकलने के बारे में सुबह तक सोचते रहते हैं। अगले दिन सारे गांव वालों को इकट्ठा किया जाता है। मेरे प्रिय गांव वालों, मुझे बहुत ही खेद के साथ आप सबको ये बताना पड़ रहा है कि अब मैं आपका सरपंच नहीं रह पाऊंगा। आप सबको जल्द से जल्द इस गांव को खाली करके जाना होगा। हमारे गांव पे बहुत ही शक्तिशाली नकारात्मक शक्तियों का प्रकोप हुआ है। अगर हम इस गांव को छोड़ के नहीं जाएंगे तो वह एक एक करके हमको खा जाएंगी। अपनी सुरक्षा के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ये गांव जल्द से जल्द छोड़ के चले जाएं और अपनी सुविधा अनुसार किसी भी और गांव में जाके बस जाएं। सरपंच जी, हमने ऐसा क्या किया है जो ये नकारात्मक शक्तियाँ हमको खाना चाहती हैं? सरपंच जी, हमारा तो जो है बस यही घर है। ये छोड़ के हम कहाँ जाएं? हमारे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं है। सरपंच जी, क्या इन नकारात्मक शक्तियों को रोकने का कोई उपाय नहीं है? मैं आप सब लोगों की दुविधा समझता हूँ, पर एक बात ख्याल रहे, जान है तो जहान है। मैं आप सब लोगों को कल सुबह तक की मोहलत देता हूँ। आप कल सुबह तक ये गांव छोड़ के चले जाएं, क्योंकि उसके बाद जो इस गांव में होगा वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। देखते ही देखते सारे गांव वाले अपना जरूरी सामान लेके गांव से निकल जाते हैं। जो गांव एक दिन पहले लोगों की चहल पहल से गूंज रहा था, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। कहते हैं उसके बाद वहां जाकर रहने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। वो गांव आज भी वीरान पड़ा हुआ है और लोगों का ऐसा मानना है कि वहां पे अब नकारात्मक शक्तियों का बसेरा है।